बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है सो हम लोग वर्क एनर्जी पे ही न्यूमेरिकल बनाएंगे। आज वर्क एनर्जी का लास्ट क्लास है। आज कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा। फिर एक आपको डाउट क्लास का ऑप्शन मिलेगा, बट वो बाद में मिलेगा जब आप बना लेंगे तब। इस बीच हम लोग कॉलिजन नाम का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आज देख लीजिए वर्क एनर्जी का। वैसे भी हम बहुत क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज जितना पॉसिबल होता है 1-1.25 घंटे में वो बना देते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि ये पेंडुलम है जो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड ये बॉब ऑफ मास एम, इट इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। जब बोलता है कि फोर्स कांस्टेंट है मतलब उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, मतलब ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय द टाइम द पेंडुलम डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल थीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी कितना वर्क करेगा और ये अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करेगा, ये बताइए। देखिए ये एल लेंथ है, इसको यहाँ मिला देते हैं। तो इसको यहाँ मिला देंगे तो ये पूरा ये एल है तो ये भी एल ही होगा। तो ये लेंथ एल साइन थीटा बचेगा। या हम एक नया फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। ये एल है तो ये भी एल होगा। तो ये लेंथ एल साइन थीटा होगा और ये लेंथ एल कॉस थीटा होगा। ऐसा ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, एम जी नीचे लग रहा है और इतना हाइट ये ऊपर चढ़ गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी उल्टा है माइनस एफ इंटू एच, और एफ हो गया एम जी इंटू एच, तो माइनस एम जी। ये वाला हाइट आपका कितना होगा, ये पूरा जो है वो एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा है। इसका मतलब ये लेंथ एल माइनस एल कॉस थीटा होगा। तो एल माइनस एल कॉस थीटा, यही इसका आंसर हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकल गया। अब आइए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। कैपिटल एफ इधर लग रहा है और ये इधर गया एल साइन थीटा। तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ इंटू एल साइन थीटा, सेम साइड का प्लस लेंगे तो यही आंसर हो गया एफ एल साइन थीटा। एफ एल साइन थीटा। कहीं कहीं बुक में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप अरिहंत बनाते हैं, डीसी पांडे बनाते हैं, तो डीसी पांडे में एक क्वेश्चन और दिया गया है इसी से रिलेटेड कि इस ब्लॉक को स्लोली पुल्ड किया जा रहा है। तो बताइए एफ कितना होगा। व्हेन बॉब इज स्लोली पुल्ड, when bob is slowly pulled then find कैपिटल एफ। ऐसा भी क्वेश्चन है कहीं कहीं। तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन निकाले माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, अप्लाइड फोर्स निकाले एफ एल साइन थीटा, और टेंशन का वर्क डन 0 हो जाएगा। टेंशन का वर्क डन 0 हो जाएगा प्लस इसका एफ एल साइन थीटा। स्लोली है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। एल सब जगह से कट जाएगा। एम जी 1 माइनस कॉस थीटा बराबर एफ साइन थीटा। यहाँ से एफ का वैल्यू आ जाएगा एम जी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जहाँ अरिहंत में ये क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एम जी 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 1 बाई रूट 2, रूट 2 कट जाएगा तो एम जी और ये रूट 2 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों हुआ, चूंकि ब्लॉक को स्लोली पुल्ड किया गया है। वर्क डन बाय टेंशन 0 क्यों हुआ वो देख लेते हैं। जैसे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में ईच एंड एवरी पॉइंट पे एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो ज्यादातर किताब में ये सवाल पूछा गया है कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो यदि आप वर्क डन निकाल लिए हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं तो कुछ इस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है।
चलते हैं अगला सवाल की ओर। इस स्लाइड में गलती किया, एक ही जगह दो क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं, दोनों बना देंगे। ये कार ऑफ मास 1200 kg ट्रैवलिंग डाउनहिल ऑन एन इंक्लाइंड रोड विच हैज एन इंक्लिनेशन एंगल ऑफ 37 डिग्री। हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट tires stops rotating and the car comes to rest after traveling through a distance of 20 meter. Coefficient of friction 0.8. Find the work done by gravity and friction. देखिए ये क्या कह रहा है। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है, 37 डिग्री इसका एंगल है, कार नीचे आ रहा था और नीचे आ रहा था तो हार्ड ब्रेक मारा, नीचे आ रहा था तो हार्ड ब्रेक मारा। ये इधर 20 मीटर नीचे आया तो बोल रहा है ग्रेविटी और फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा ये बताइए। ग्रेविटी और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले ग्रेविटी का निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि mg sin थीटा इधर लगता है, mg cos थीटा इधर लगता है। जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है वो वर्क करता है, और जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो वर्क नहीं करता है। तो mg cos थीटा कोई वर्क नहीं करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है तो ये कंपोनेंट आपका वर्क करेगा। तो इसका जो वर्क डन लिखेंगे mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इसी साइड में 20 दिया है, सेम साइड है तो प्लस। 1200 kg का कार था, g10 37 डिग्री 3/5 इंटू 20, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी का आंसर हो गया। अब आइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन आप जानते हैं कि म्यू mg cos थीटा होगा, सारा वैल्यू बैठा दीजिए तो फ्रिक्शन आ जाएगा। अब आइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन -f इंटू 20। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन है और डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। वर्क डन -f इंटू 20। f का वैल्यू लिख दिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 13, a particle moves in a circle of radius r, it is acted upon by a force which always remains tangential to the path and has a constant magnitude of f0. Find the work done by the force during one full revolution of the particle. देखिए ये एक अच्छा सवाल है, 13 नंबर, बहुत आसान सवाल है लेकिन अच्छा ही सवाल कहलाएगा। कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है और फोर्स जो है वो ऑलवेज टेंजेंट की ओर है, फोर्स जो है वो ऑलवेज टेंजेंट की ओर है, ऐसा। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वर्क डन निकालना है। तो बोलेगा सर एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जहां से चला वहीं लौट के आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया, पर ये आंसर गलत है। एक कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट 0, तो कोई बोलेगा वर्क डन 0, पर यह आंसर गलत है। देखिए ये कंजर्वेटिव के लिए वैलिड होता है कि एक बार जहां से चले वहीं लौट के आ गए तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है। लेकिन यदि नॉन कंजर्वेटिव है तो जहां से चल के आया वहीं पे लौट के आ जाएगा, तो एक बार पूरा घूमने पे उसका वर्क डन 0 नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव में। तो बोलेगा क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये सही डाउट है। देखिए वैसा फोर्स जिसका वैल्यू बदलते रहता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फोर्स का डायरेक्शन जो है एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे 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 है, तो हम लोग इसको कंजर्वेटिव नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो यह फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। यदि ये बात आप नहीं पकड़ पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा बात कि डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट की ओर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट की ओर होता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम साइड है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम साइड है। तो ऐसा सूरत में वर्क डन होगा सिंपल F इंटू डिस्प्लेसमेंट। F यहाँ F0 है और डिस्प्लेसमेंट 2πr होगा। फोर्स यहाँ F0 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2πr होगा एक बार पूरा आने का, इसलिए इसका आंसर होगा F0 टाइम्स 2πr। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर आते हैं। ये पेंडुलम बॉब ऑफ मास m swings from vertical position to its extreme position
vertical position, if pendulum bob of mass m swings from vertical position to its extreme position marked by an angle theta, find the work done by a string टेंशन ऑन द बॉब, जीरो हो जाएगा। मतलब यहां से यहां जा रहा है तो टेंशन कितना वर्क करेगा, अभी बताए ना कि टेंशन सेंटर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन, ये पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स Fx is equal to F0 x minus x0 x by x0 minus 1 where F0 and x0 are constant. Find the work done by the force when the particle move from x0 to x बराबर 3x0। ये आसान क्वेश्चन है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन 15 नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों। वेरिएबल का वर्क डन F dx लिखते हैं। F का वैल्यू दिया हुआ F0 x by x0 minus 1 इंटू dx और इसको जाना है 0 to 3x0। F0 कांस्टेंट है बाहर तो x बाय x0 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो x का पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2, x0 कांस्टेंट है तो छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो x और लिमिट लगा दीजिए 0 to 3x0। x के जगह में 3x0 पुट करके इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल, ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल रेस्ट ऑन ए रफ, यहाँ रेस्ट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल सच दैट वन ऑफ इट्स एंड हैंग ओवर द एज, द चेन बिगिन टू स्लाइड ऑफ लेंथ अपर हैंगिंग पार्ट इज एट लीस्ट इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द चेन, चेन इज रिलीव्ड फ्रॉम ए पोजिशन वेयर हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज ओवर हैंगिंग, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मोमेंट इट कंप्लीटली स्लाइड्स ऑफ द टेबल। मतलब ये कह रहा है कि L/2 यहाँ था, L/2 यहाँ है, तो जब ये पोर्शन यहाँ नीचे गिर जाएगा तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये बताइए, ये क्वेश्चन है। एक बार और देख लेते हैं, ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ L रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल सच दैट वन ऑफ इट्स एंड हैंग्स ओवर द एज। अच्छा, शुरुआत में एक एंड हैंग कर रहा था, और हैंगिंग पार्ट इज एट लीस्ट इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द चेन, chain is relieved from a position where half its length is overhanging, find the work done by the friction force acting on the chain by the moment it completely slide off the table। जब ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा तो कितना वर्क डन होगा ये बताना है। इसका एक तो ये मान सकते हैं कि इसमें म्यू नहीं दिया है तो फ्रिक्शन म्यू mg, एम यहाँ अलग अलग होगा तो फ्रिक्शन यहाँ चेंज करेगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सवाल हम इंटीग्रेट करके बना दें। चलते हैं 16 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ बना देता हूँ। ऐसा करते हैं कि यहाँ से x दूरी जाके एक dx लेंथ कट करते हैं तो इसका मास हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स। एल लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m बाई एल होगा, इसलिए dx लेंथ का मास m बाई एल इंटू डी एक्स होगा। तो इससे फ्रिक्शन कितना लगेगा, dm म्यू mg ऐसा, तो म्यू इंटू एम बाई एल, म्यू इंटू एम बाई एल इंटू जी इंटू डी एक्स, ये हो गया फ्रिक्शन। इस पे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये नहीं दिया, थोड़ा सा स्लोली वगैरह देता तो हम डायरेक्ट निकाल देते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, डायरेक्ट बना के देखते हैं। यदि हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी का रहने देते हैं, ये जीरो है बराबर जीरो मान लेते हैं, स्लोली है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, पहले मान लो ऐसे लटका हुआ था, आधा ऊपर है आधा नीचे है, L/2 ऊपर है और L/2 नीचे है। बाद में क्या हुआ कि पूरा पोर्शन हैंग कर गया नीचे, पूरा ऐसे, तो कितना होगा
अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ L/4 पे होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -m/2g L/4, तो -mgL/8 इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पूरा मास हैंग कर गया और सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, U फाइनल माइनस U इनिशियल -mgL/2 माइनस प्लस mgL/8, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये आएगा 3mgL डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया ऐसा। अब आइए वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा -3mgL/8 इसका आंसर हो सकता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक संभावित आंसर ये है, ये होना चाहिए आंसर, यहाँ नहीं दिया हुआ, एक बार हम चेक कर लेंगे, पर ये लग रहा है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स गिवन बाय द इक्वेशन इतना एज इट मूव्स इन XY प्लेन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम फलना टू फलना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग ए पैराबोला। देखते हैं कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, उसके बाद पता चलेगा। yx² i कैप xy² j कैप, या ये क्वेश्चन हम ऐसा एक क्वेश्चन पिछला दिन बता चुके हैं जहाँ तक हमको याद आ रहा है, ठीक है फिर भी बता देते हैं। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है yx² i कैप प्लस xy² j कैप, और वर्क डन होगा F.dr, F का वैल्यू हो गया yx² i कैप xy² j कैप डॉट dx i कैप dy j कैप, ये हो जाएगा yx² dx xy² dy। इंटीग्रेट करो, अलग अलग करना पड़ेगा ना, या चलो यहीं पे देख लेते हैं, xy² dy, तो ये हो जाएगा y बाहर x² dx, x बाहर y² dy, y(x³/3) और xy³/3, ये दोनों बराबर नहीं आया इसलिए नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल, ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं हुआ। और यदि परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं हुआ मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ का रिक्वायरमेंट है, कैसा रास्ता में जा रहा है, तो आंसर दिया y = x, तो y = x पुट करके सॉल्व करना होगा। यहीं से वापस चलते हैं, yx² dx और xy² dy, y को आप x पुट कर दीजिए तो ये x³ dx, लेकिन यहाँ x को y पुट कर दीजिए y dy, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4 y का पावर 4/4, और लिमिट दिया होगा क्वेश्चन में, लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 to a, तो इसको लिमिट लगा दीजिए 0 to a, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे क्या चेंज करना होगा, इक्वेशन दिया y = x²/a, तो यहाँ लिखिए y = x²/a इंटू x², यहाँ x हटाना होगा, तो x हटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ से आप x का वैल्यू, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, ये जगह से y = x²/a है तो x = √y(a) हो जाएगा, तो √y(a) यहाँ पुट कर दीजिए इस जगह पे, x का वैल्यू √y इंटू a इंटू y² dy। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, अब y में dy आ गया, x में dx आ गया, पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम पहले भी बताए थे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ का रिक्वायरमेंट होता है, dy के साथ y का टर्म होना चाहिए, dx के साथ x का टर्म होना चाहिए, तब बनेगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। कुछ लोगों का कहना है 16 नंबर रिपीट कर दीजिए, जरूर कर देंगे। देखिए 16 नंबर में हम क्या किए, पहले इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m/2 नीचे g, और सेंटर ऑफ मास का हाइट लेते हैं, तो पूरा L/2 है तो सेंटर ऑफ मास L/4 हो जाएगा। ऐसे आ गया पूरा मास नीचे है, तो पूरा मास नीचे है तो mg, और सेंटर ऑफ मास L/2 पे तो L/2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दिए। एक फार्मूला पढ़ाए थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
माइनस माइनस यहीं प्लस हो गया और बाद में वहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू उठा के पुट कर दिए। तो इस तरीके से ये सवाल बन गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये पार्टिकल ऑफ मास ए मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए, फाइंड द सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑलवेज एक्सेलरेशन टेंजेंट की ओर है, मतलब फोर्स भी ऑलवेज टेंजेंट की ओर है। तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वर्क डन अभी बताए थे ना, एफ इंटू एस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एफ हो गया एम इंटू ए और एस हो गया 2 पाई, रेडियस कितना दिया है आर। तो यही जो है वो 18 नंबर का आंसर हो गया। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये नहीं समझना है कि एक बार पूरा घूम के आया तो वर्क डन 0 होगा, वो गलत बात है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्क डन एफ डी एक्स हो जाएगा इसका। एफ का वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे dx, और लिमिट लगा दीजिए इसको x 0 से 3, तो 0 से 3 लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आइए 20 नंबर। ये पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग x एक्सिस, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट वेरीजेज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन इन फिगर। -6 से +9 तक का वर्क डन। ये एरिया निकालिए कितना आ रहा है, हाफ। 6 से 2 में जाइएगा तो 4 और ये 10 है, तो 40/2 20 आ गया। ये वाला एरिया निकालिए कितना आ रहा है, ये 2 है ये 4 है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये 4 आएगा। ये वाला एरिया निकालिए कितना आएगा, इधर 4 है इधर भी 4 है, तो ये मान लीजिए ये आपका A2 था, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 इंटू 4 ये आपका 16 हो गया। फिर आप ये वाला एरिया निकालिए A4, ये 2 है और इधर 4 है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो ये 4 आएगा। फिर आप ये वाला एरिया निकालिए, तो ये वाला एरिया निकालिएगा तो इधर 6 9 में 3 हो गया, तो 1/2 इंटू 3 इंटू और यहाँ पे 6 है, इसका यहाँ 6 है, तो 6 है, तो ये 9 हो गया। अब आइए वर्क डन लिखिए इसका। वर्क डन में क्या है कि जो एरिया नीचे है उसको माइनस में लेना है। ये नीचे है तो ये माइनस लिखाएगा, -20। ये ऊपर है तो प्लस लिखाएगा, ये भी ऊपर है तो प्लस लिखाएगा, ये ऊपर है तो प्लस लिखाएगा और ये नीचे है तो माइनस लिखाएगा, ऐसा। तो 16 4 20 से 20 कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, -5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो -5 जूल इज द करेक्ट आंसर। आप एरिया प्लस में निकाल लीजिए पूरा। उसके बाद क्या कीजिए कि ऊपर वाला को प्लस में लिखे, नीचे वाला को माइनस में। पहले एक एक करके सब एरिया निकाल लीजिए। एरिया में कहीं कोई माइनस नहीं होगा। ऊपर वाला को प्लस में लिखे, नीचे वाला को माइनस में जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन 0 टू ए पॉइंट A 0 1 while being acted upon by a force, इक्वेशन लिखा हुआ। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेड अलोंग फलना फलना डैश। देखिए देखने से शायद ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चूंकि नॉन कंजर्वेटिव है इसका मतलब हुआ कि पाथ का इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए हम लोग पहले 21 का पहला पार्ट बनाते हैं। कैसे कैसे जाना है वो देख लीजिए। O से P ऐसे जाना है, उसके बाद Q ऐसे जाना है, उसके बाद A ऐसे जाना है। तो यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो याद रखो बच्चों कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव ही है। आप वो परफेक्ट डिफरेंशियल निकाल के देखेंगे तो, या हम जो जेन्युइन मेथड है बना देते हैं। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो O से P चलिए। तो O से P चलिएगा तो फोर्स का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। हम चलते हैं O टू P। O टू P यदि भगवान आपको आंख दिया है और यदि ठीक से देख पा रहे हो तो O टू P एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सबसे पहला काम आप जो y 0 कर दीजिए। y 0 कर दें तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो O टू P का वर्क डन ही 0 हो गया। कहानी खत्म हो गया इसका। अब हम लोग चलते हैं P टू Q। P टू Q, P टू Q में y बढ़ रहा है लेकिन x का वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रहा है। y इंक्रीज कर रहा है पर x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 1 पे फिक्स है, तो आप x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और निकालिए फोर्स कितना आ रहा है। तो फोर्स आ रहा है K
x का 1 पुट कर दीजिएगा तो वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, वाई स्क्वायर जे कैप। ऐसा होगा यदि x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो। अब देखिए आई कैप का मतलब हुआ कि इसका ये मीनिंग हुआ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, fx डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ky, और y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है ky स्क्वायर। एकदम तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। ky आई कैप मतलब x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ky, और ky स्क्वायर जे कैप मतलब इधर फोर्स लग रहा है ky स्क्वायर। तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके साथ तो 90 डिग्री है, मतलब x वाला कंपोनेंट इसमें कोई वर्क नहीं करेगा, ये वाला कंपोनेंट का कोई वर्क डन नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा। तो P से Q का जो वर्क डन होगा वो कितना फोर्स है, ये वर्क करेगा। तो फोर्स हो गया ky स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ky स्क्वायर इंटू dy, और कहां से कहां 0 से 1 जा रहा है तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1। यहां तक समझ रहे होंगे। अब आइए Q से P चलते हैं, इसी में Q टू P, Q से P, Q से P में इसमें y चेंज नहीं हो रहा, y फिक्स है 1 पे। तो आप y का वैल्यू 1 पुट करके फोर्स निकालिए कितना आ रहा है। तो फोर्स निकालेंगे तो ये बचेगा x आई कैप प्लस जे स्क्वायर, 1 पुट करेंगे तब, सॉरी y 1 हो गया तो j। अब देखिए इसमें kx फोर्स लग रहा है, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है fx जिसका वैल्यू है kx, एक y में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में fy k जिसका वैल्यू है। तो इसका कोई वर्क डन नहीं होगा, यहां इसका वर्क डन 0 होगा चूंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आइए इसका कितना होगा, तो वर्क डन कहां से कहां Q टू A, तो ये फोर्स हो गया कितना x डायरेक्शन का kx इंटू dx, और लिमिट 1 टू 0, x का वैल्यू यहाँ 1 है यहाँ 0, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो 1 टू 0, अब सबको जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलेगा ये तो बहुत लेंदी है, नॉन कंजर्वेटिव का निकालिएगा तो कभी कभी लेंदी तो होगा। ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है कहीं कहीं, वैसे कभी ऐसा मेडिकल में इतना लेंदी सवाल, इतना बुद्धि लगाने वाला सवाल आया नहीं है। ये एक किताब है शशि भूषण तिवारी, वहां से बताएं। अब आपकी मर्जी, आप इसको बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं, थोड़ा टफ लग रहा है। चूंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो O2PQA वर्क निकालना है। नॉन कंजर्वेटिव पाथ डिपेंडेंट होता है, उसमें डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग O से P का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो O से P में x एक्सिस है, मतलब x को 0, सॉरी x एक्सिस है तो y को 0 कर देंगे। तो फोर्स के इक्वेशन में y 0 कर दिए, तो y 0 कर दिए तो सबका कहानी खत्म हो गया, फोर्स से 0 आ गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर चल रहा है P से Q, इसमें y बदल रहा है, x नहीं बदल रहा है, x 1 पे फिक्स है। तो इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इतना आया। अब इसमें भी दो फोर्स है, एक x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन इधर है, y इधर है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो ये कंपोनेंट कोई वर्क नहीं करेगा, तो इसका वर्क डन 0 हुआ। ये वर्क करेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिमिट लगा दिए 0 टू 1, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ y कोऑर्डिनेट 1 है। अब आते हैं Q से A। Q से A में x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा, y 1 पे फिक्स है। तो y का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो जो फोर्स का इक्वेशन है वो लिख दिए। अब देखिए इसमें भी दो फोर्स लग रहा है, एक आई कैप में, एक जे कैप में। तो जे कैप ऐसे और बॉडी ऐसे आ रहा है, ये कोई वर्क नहीं करेगा, तो x वाला वर्क करेगा। तो x वाला फोर्स कितना है, kx है इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 टू 0 इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये सारा फोर्स, ये सारा वर्क डन को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क डन होगा। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा O2A, पीछे आके बना देते हैं, या आगे जगह है तो आगे बना देते हैं, कोई बात नहीं। आगे O2A चलते हैं। O2A जो है वो y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसको 0 कीजिए। k क्या हो जाएगा, x 0 करेंगे तो 0 इंटू वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, तो ये बचेगा ky स्क्वायर जे कैप। देखिए O2A में क्या है, O यहाँ है, A यहाँ है, बॉडी ऐसे आ रहा है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो ये हो गया आपका के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिमिट 1 to 0। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछला दिन बताए थे, फिर से आज बना देते हैं। ये रिंग इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ए वायर फ्रेम इज इन शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r बराबर 6/π मीटर। रिंग इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। रिंग ए से बी जा रहा है ओवर ए क्वार्टर ऑफ द सर्कल बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ दैट ऑलवेज रिमेन्स टेंजेंशियल टू द पाथ। फोर्स ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट है, ये तो आसान हो गया तब। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द रिंग मूव्स फ्रॉम। ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होता है। तो सेम साइड है तो एफ डी एस हो गया डायरेक्ट 12 - 4s ds। लिमिट ले लीजिए, यहाँ पे 0 लीजिएगा तो यहाँ पे πr/4 हो जाएगा। तो इसका लिमिट लीजिए 0 2 πr/4 कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा? ये पूरा सर्कल का बाय 4 होगा, मतलब πr/2 होगा जी। तो इसका लिमिट लगा देंगे 0 से πr/2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास m is released from the top of a smooth inclined plane of inclination angle theta. Length of the incline is L. Find the power of the gravitational force acting on the block just before it reaches the horizontal ground. मतलब ये कि जब ये यहाँ पहुंचेगा उस समय कितना पावर होगा, मतलब कि इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है। तो फोर्स mg sin थीटा इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में। पावर का फार्मूला पढ़ाए थे बच्चों, एफ भी कॉस थीटा। यहाँ थीटा 0 है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। फोर्स यहाँ पे mg sin थीटा है, वेलोसिटी अभी निकाले नहीं है, ये 1 हो गया। तो आंसर हो गया mg sin थीटा टाइम्स वेलोसिटी। कहीं से वेलोसिटी ढूंढ के निकालो, आंसर आ जाएगा, एकदम निकाल देंगे। इधर का एक्सेलरेशन होता है बच्चों g sin थीटा, तो v² बराबर u² प्लस 2as। ए हो गया g sin थीटा, l दिया हुआ है ना ये, तो v आ जाएगा यहाँ से 2gl sin थीटा। क्या बोल रहे हैं सुनो, काइनेमेटिक्स पढ़ाए थे, पीछे वाला बात याद नहीं रखोगे जीवन तकलीफ में गुजरेगा। इधर का एक्सेलरेशन पढ़ाया g sin थीटा। इक्वेशन लगा दिए, रिलीज फ्रॉम रेस्ट u0, सॉल्व किए तो v का वैल्यू आ गया 2gl sin थीटा। पावर यहाँ लिखे ना mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी उठा के पटक दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल की ओर आते हैं। ये मैन लिफ्ट ए 60 kg मास टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 मिनट। व्हाट इज द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द मैन टू द मास? बना देते हैं। 60 kg को 20 मीटर ले गया है 5 मिनट में। देखो ये 60 kg का है, इसको 20 मीटर ऊपर ले गया। वर्क कौन करेगा? कोई एजेंट करेगा, नहीं तो ग्रेविटी खींच लेगा नीचे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ mgh, m हो गया 60, g हो गया 10 और ये 20, 6 दूना 12 पे 3 गो 0। वर्क डन बाय एजेंट, ऊपर कौन ले जा रहा होगा? कोई आदमी ले जा रहा होगा। और बताए थे कि यदि काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि कितना वेलोसिटी से है, तो वर्क डन बाय एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 12000, ये वर्क डन बाय एजेंट आ गया। पावर होता है वर्क बाय टाइम, तो 12000 डिवाइडेड बाय 5 मिनट इंटू 60, लड्डू को मार डालो, 6 दूना 12 काट डालो, अब 40 × 200। काका बोले समझ में आया? ये मास को कौन ले जाएगा? कोई आदमी ले जाएगा, भूत तो ले नहीं जाएगा, या भूतो ले जा सकता है। तो वर्क डन बाय आदमी या वर्क डन बाय भूत कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, पढ़ाए थे कि वर्क डन बाय आदमी या एजेंट या भूत बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर वर्क डन बाय भूत बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 था, फाइनल mgh हुआ तो चेंज इतना हुआ, और पावर होता है वर्क बाय टाइम। सॉल्व कर दिया, आंसर आगे बढ़ते हैं।
Work done by a force is plotted with time. The plot is as shown in figure. Is the power of the force increases or decreasing with time, or find the power of the force at फलाना सेकेंड. पावर बराबर पढ़ा है dw by dt. dw by dt को इसका स्लोप बोल सकते हैं. तो स्लोप हो गया dw by dt. स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, ऐसा पढ़ा है. तो स्लोप tan थीटा 100 by 10, तो 10. कोई नाम ले रहा है. चलिए देखिए, dw by dt, w और t का ग्राफ दिया रहेगा तो dw by dt को स्लोप बोल सकते हैं. dw by dt को स्लोप बोल सकते हैं. तो स्लोप निकालिए. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट tan थीटा, तो 100 by 10, तो इतना आंसर होगा. और एक बात हम पढ़ाए थे कि एक स्ट्रेट लाइन जहां तक होता है उसका स्लोप चेंज नहीं होता है. तो ये 0 से 10 तक इसका स्लोप चेंज नहीं होगा. 0 से 10 में कहीं भी जाएंगे पावर सेम होगा. चाहे 2 सेकंड पे निकालो, 10 सेकंड पे निकालो, 9 पे, 8 पे, 7 पे, कुछ करो, थेथने पे उतर जाओ, आंसर 0 to 10 में 10 वाट होगा. और स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट भर देता है एक ही जगह क्वेश्चन, ऐसे थोड़े होता है. ये ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है भाई, ये ब्लॉक इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल. ये कांस्टेंट पावर P इज अप्लाइड टू इट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट सो एज टू मूव इट ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ये बड़ा स्मार्ट सवाल है, इसको आप स्मार्ट सवाल कह सकते हैं. ये बहुत जगह क्वेश्चन में मिलेगा. तो आइए इस स्मार्ट सवाल का, ये 2-3 बार नीट में पूछा गया है. तो आइए इस सवाल का जवाब दे देता हूं. थोड़ा सा यहां देता हूं 26 नंबर का जवाब. पावर कांस्टेंट है तो फलाना क्या होगा ये पूछ रहा है. देखिए पावर बराबर आप जानते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है. फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू v, p इंटू डी टी एम भी डी वी. इंटीग्रेट. इसको 0 to v ले लीजिए, इसको 0 to t ले लीजिए. कलम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये लोग बोलेगा आज हमको याद नहीं किया. इसका इंटीग्रेशन pt पावर 1 mv स्क्वायर बाई 2. तो यहां से v स्क्वायर आ जाएगा 2 pt बाई m. तो यहां से v कैलकुलेट करोगे तो 2 pt बाई m, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t का रूट या v प्रोपोर्शनल टू t का हाफ. एक ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. ये जो v बराबर है रूट अंडर 2 pt बाई m, इसको लिखेंगे dx बाई dt. ये आ जाएगा 2 pt बाई m. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 pt बाई m dt. सीधा इंटीग्रेट. बच्चों का आप खेल थोड़े खेल रहे हैं, बुजुर्ग हो गए तो लोग. इसको इंटीग्रेट करो 2 p बाई m 98 dt. रूट मतलब होता है 98, 50 पैसा. अब नहीं चलता है, 1/2. तो x बराबर हो गया रूट अंडर 2 p बाई m.
ये 3/2/3/2 प्रोपोर्शनल एक जगह पूछा है एनसीईआरटी में। अभी वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर n, फाइंड n। एक्सेलरेशन में पूछ दिया था। एक्सेलरेशन किधर भागा जी, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी पूछा है, कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे। v बराबर है बच्चों √2p/m और √t। आप याद रखिए y बराबर √x का डिफरेंशिएशन हम जमाने में पढ़ाए थे, 1/2 √x होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dv/dt दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन 2p/m और ये 1/2 √t हो जाएगा। 2 उड़ जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन सॉल्व करने पे ना 2 कैसे उड़ जाएगा, मजाक है। तो ये आ जाएगा p/2 अब नीचे आ जाएगा mt। तो a प्रोपोर्शनल टू t का पावर -½ हुआ, तो n का वैल्यू -½ n का वैल्यू निकालना था, निकल गया। तो एक सवाल का जवाब आ गया। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये निकाल लीजिएगा। अच्छा आंसर x में दिया है, बहुत ड्रामा है इसका। वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल, निकाल देते हैं, बहुत ड्रामा बतिया रहा है। x के टर्म में निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होता है ना। बताते हैं, इसका ड्रामा रच देते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। v जो है वो प्रोपोर्शनल टू t का पावर ½ है, प्रोपोर्शनल में ले लेते हैं। k प्रोपोर्शनल टू v², k प्रोपोर्शनल टू √t था ना इसका स्क्वायर, तो k प्रोपोर्शनल टू t हो गया। k प्रोपोर्शनल टू x के टर्म में लाइए, x प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2 है, तो t प्रोपोर्शनल टू x का पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये x का पावर 2/3 हो जाएगा, इसका मतलब कि आंसर 2/3 हो जाएगा। पावर में पूछा था तो आंसर 2/3। चलिए हो गया ये। अगला सवाल 27 नंबर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, इज द फोर्स कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ये बताना है। तो दो तरीके से बनता है, एक तो वर्क डन वाला तरीका याद होगा आपको, f नहीं जी, f.dr। f.dr में आइएगा, वैल्यू हम बैठा देते हैं डायरेक्ट, ax dx और by dy। ये तो इजिली इंटीग्रेट हो जा रहा है, ax² 2 by² 2। इंटीग्रेशन में संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है और इसलिए ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, यह एक और तरीका है बनाने का। fx कितना है आपके पास, ax है, और fy कितना है आपके पास, by है। एक बार डेल fx/y निकालो, तो y में डिफ्रेंशिएट करो, तो y में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ y नहीं है, सब कांस्टेंट हो जाएगा 0। और एक बार डेल fy/डेल x निकालो, तो इसमें भी x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यदि डेल fx/y और डेल fy/x 0 होता है तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। हम थ्योरी इधर लिख दे रहे हैं, इफ डेल fx/y बराबर डेल fy/f देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। मतलब x के रिस्पेक्ट में जो फोर्स दिया हुआ है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और y के फंक्शन में जो फोर्स दिया हुआ उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बराबर आ जाए तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। जैसे अगला 2xy x² लिख लेते हैं पहले, 2xy i कैप प्लस y² j कैप, नो 2xy i प्लस x² है, इरेज भागो ऐसा। तो fx का वैल्यू कितना हुआ, इसको डिफरेंशिएट करो y में, तो ये 2x आएगा। y वाला फोर्स कितना हुआ, j कैप के साथ वाला फोर्स y कंपोनेंट का लाएगा। थोड़ा बहुत तेज न्यूमेरिकल बनाते हैं, तकलीफ होगा तो बोल देना। इसको x में डिफरेंशिएट करो,
दोनों बराबर आ गया फिर से, सिंस डेल एफ एक्स बाई डेल वाई डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, सो फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, समझते होगा। और नहीं तो परफेक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड आपको बताएं, उससे बना लीजिए, आप उससे भी बना सकते हैं। एक मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, ये फोर्स इतना इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक आफ्टर इट हैज ट्रैवल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। क्या आगे कुछ निकालने के लिए भूल गया? यहाँ पे लाइन छूटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है तो छोड़ देते हैं। बहुत आसान होगा वैसे, हम लाइन लिख देते हैं। मान लीजिए कि इतना डाटा दिया, इसमें हम अपना एक क्वेश्चन बना दें तो क्या होगा? बहुत आसान सी बात है, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। म्यू एम जी 0.5, एम है 2 और जी 10। लड्डू गयो, लड्डू जाओ, 10 न्यूटन। तो देखिए 15 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, एक्सेलरेट कर जाएगा। 15 माइनस 10 मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया 2.5, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लड्डू खा के घर से निकला, आगे इसको एक्सेलरेशन 2.5 मिला और जाना 4 है, 4 2.5 जा 10 दूना 20, यहाँ से भी आ जाएगा √120 में भी पावर पूछा होगा तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, जिसका पूछा होगा वर्क डन पूछा होगा तो एस निकाल दिया हुआ है, एफ इंटू एस माइनस एफ इंटू एस, यही सब कुछ होगा। तो ऐसे बन जाएगा। अगला सवाल की ओर आते हैं। हलवा सवाल है, कुछ पूछा होगा, बस यही सब लटर पटर, इसमें बहुत ज़्यादा काइनेमेटिक्स लगाना और कुछ है नहीं। A ball of mass falna dropped from a height of falna dash just before hitting the ground. The speed of ball is found to be इतना. Find the work done by the air resistance on the ball during. देखिए कैसे बनाएंगे। आगे जगह होगा 2 kg, 15 और क्या क्या है 20 है। ठीक है, नहीं है जगह तो पीछे जगह है। ये कै नंबर सवाल है? 30 नंबर। 30 नंबर बताता हूँ। एक ब्लॉक है 2 kg का, इसको 20 मीटर के हाइट से रिलीज किया गया, नीचे आया तो वेलोसिटी टकराने टाइम इतना है। सोचिए कोई ऑब्जेक्ट को सिंपल छोड़ते थे तो वेलोसिटी 2gh होता था, g 10 और h 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड से टकराना चाहिए था, लेकिन कराना ना 15 से टकराया। इसका मतलब इसका वेलोसिटी का कोई दुश्मन भी था बाजार में, हवा में कोई दुश्मन भी था, वो दुश्मन एयर रेजिस्टेंस है। करा उसी का वर्क डन निकाल के बताइए कितना होगा। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 वेलोसिटी था तो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 15 है तो 15 का स्क्वायर, तो ये 225 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल 225 माइनस 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg बच्चों नीचे लग रहा है और आ भी रहा है नीचे, तो सेम साइड का प्लस। ठीक है, mg इंटू 20, 2 kg 10 इंटू 20। अब लगाइए थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आया 400, ये निकालना है एयर रेजिस्टेंस और ये 225 है। एयर रेजिस्टेंस निकालिए, 225 माइनस 400 तो माइनस 175 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। समाज में किसी को प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकता है। अदरवाइज अगला सवाल की ओर बढ़ता हूं। हो गया। A small block of mass फलाना lies at the top of inclined face of wedge having an inclination इतना, height of the wedge is फलाना,
ब्लॉक इज रिलीड एंड एट द सेम इंस्टेंट द वेज इज इम्पार्टेड ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इतना टुवर्ड्स राइट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज व्हेन इट रीचेज टू द फुट बी ऑफ द वेज। पहले ये पता कीजिए ए बराबर जी tan थीटा से बड़ा है या छोटा है। जी 10 और थीटा कितना डिग्री दिया, 37, 37 होता है 3/4, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन रहता था तो ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जाता था, ऐसा लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाए थे। आपको पीछे की बात याद नहीं रहेगी तो जीवन भर तकलीफ होगा, हम पहले बता दिए। अदरवाइज पीछे का बात को आप याद रखिए, जीवन में उन्नति का ये रास्ता है। जितना बात पीछे पढ़ाया जाता है उसको 2 बार 3 बार 4 बार थेथरे करते रहिए, उसके साथ लगे रहिए। आपके जीवन में दूसरा कोई काम नहीं है, बस पढ़ना ही अभी 1-2 साल काम है, फिर जीवन में जो करना होगा करते रहिएगा। थेथरे पे लगे रहिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो ऐसा पढ़ाए थे कि ए बराबर जी tan थीटा होता है तो ना तो ये नीचे जाता है ना तो ऊपर जाता है, ऐसा पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे कि इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा होता है तो ऊपर चढ़ता है और इससे कम होता है तो नीचे ढल जाता है। तो एक्सेलरेशन इससे कम दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब नीचे ढलेगा। तो नीचे ढलेगा तो चलो भाई ढला देते हैं। यहाँ पे ब्लॉक है, एम ए नाम का स्यूडो इधर लगेगा। एम कितना दिया हुआ है 4, ए है 2, तो 8 न्यूटन इधर लगेगा। ये 37 डिग्री है तो 8 cos 37 इधर जाएगा। ये होता है 4/5, 4/5, 8 चौका 32। अरे काट देते हैं, 16×5 80, 16×5 80 होता है ना, हाँ। तो 16 चौका 64, 6.4 न्यूटन। और नीचे लगेगा बच्चों एम जी साइन थीटा। एम है 4, जी 10 और 37 डिग्री 3/5। कितना हो गया ये, 5 दूना 10, 8 हो गया ना, फिर 8 × 3 24। तो यदि आप गौर से देखें तो इधर लग रहा है 24 न्यूटन और इधर लग रहा है 6.4 न्यूटन। स्यूडो लगा रहे हैं। कोई बोलेगा कैसे पता चलेगा स्यूडो लगाएंगे, क्वेश्चन में बोला है वेज के रिस्पेक्ट में, और कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्यूडो लगता है। तो नेट कितना हुआ, 24 माइनस इतना मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है इसका 4 kg। 24 में से 6 जाता है ना तो 18 बचता था, थोड़ा और घटा देंगे 17.6। यहाँ से ये निकल गया, 24 चौका 76 होता होगा, 44 चौका 176 होता है क्या, 44 दूना होता है 88, हाँ चौका में लग जाएगा। तो चौका लगा देंगे तो क्या होगा, 44 चौका ना, तो एक्सेलरेशन इतना हो गया। डाउन द प्लेन निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज। ठीक है, ये एस निकालिए अब, साइन थीटा से आएगा h/s, एस आ जाएगा यहाँ से h/sin थीटा। h का वैल्यू 1, ये 3/5, तो 5/3 मीटर। वर्क डन निकालो, नो 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 नो, क्या निकालना है, स्पीड v² बराबर u² + 2s। लड्डू खा के चला, a का वैल्यू 4.4 और s का वैल्यू 5/3, तो ये 8.8 × 5/3 का लगा दो रूट। माथा पच्ची तो है। पहले ये चेक किए कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में बोलियो दिया था। तो नीचे mg sin थीटा निकाल लिए, इधर स्यूडो का कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट से मतलब नहीं है। ये दोनों में बड़ा छोटा करके a निकाल लिए, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट चेकिंग प्रक्रिया है। तो फिर भी निकाल लिए, अभी ये निकालना था, भी निकालने के लिए s चाहिए था, तो हमको ये हाइट दिया है तो ये निकाल लिए। मैथमेटिक्स आप जानते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ही बनेगा। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे कंस्ट्रेंट मेरे सिलेबस में नहीं है तो छोड़ देते हैं, हटाइए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता दिए, ट्राई मारिए। ये भी बता दिए थे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, वो भी बता दिए थे, तो वो हो जाएगा। इसको देखते हैं। An ideal spring of force constant K is fixed above a horizontal surface as shown. A block of mass m hits the free end of the spring and compresses it. Block has speed u at the instant यहाँ J नहीं है,
At the instant it hits the spring and coefficient of friction between the block and the surface, how far will the block compresses the spring? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो SHM नाम के भी चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए ये स्मार्ट सवाल है मेरे दृष्टिकोण से, हम इसको बना देते हैं। देखो बच्चों, एक बार हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, दो सवाल बता देते हैं। एक दिया हम दो बताते हैं, एक पे एक फ्री। बनिया है, दुकान खोल दिए। तो एक पे एक फ्री में ये है कि पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 ले लेते हैं, मतलब पहले फ्रिक्शन नहीं है तब कितना आंसर आएगा। और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, आपको बताए थे ना। मैक्सिमम कंप्रेशन वहां होता है जहां वेलोसिटी 0 होता है, न कि जहां फोर्स 0 होता है। तो मैक्सिमम वहां कंप्रेशन होगा जहां वेलोसिटी 0 होगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u दिया हुआ है, और कहां तक मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो चलते हैं। लगाइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगा, कोई बोलेगा ग्रेविटी वर्क क्यों नहीं करेगा, mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है 90 डिग्री है, इसलिए mg वर्क नहीं करेगा। स्प्रिंग 0 से स्टार्ट करता था तो वर्क डन -12 kx², और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो -12 kx², फाइनल 0, इनिशियल ½ mu²। माइनस का जीवन लीला खत्म कर देते हैं, हाफ का जीवन लीला खत्म कर देते हैं, तो kx² बराबर mu²। यहाँ से x निकालेंगे m/k/u, यही होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कोई बोलेगा ये तो तब ना सर जब फ्रिक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन दिया है, हम कहाँ बोल रहे हैं वो नहीं बनाएंगे। अब म्यू 0 नहीं है, अब म्यू 0 नहीं है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नॉर्मल वहां भी ले सकते थे, नॉर्मल का वर्क डन यहाँ भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे 90 डिग्री है, तो नॉर्मल का यहाँ भी 0 होगा। ग्रेविटी नॉर्मल 0 वर्क करेगा, स्प्रिंग -12 kx², और फ्रिक्शन म्यू mg फोर्स हुआ इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट होने के कारण माइनस, और इतना बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल। कोई बोलेगा फ्रिक्शन कैसे नेगेटिव वर्क करेगा, भैया ये ऐसे जा रहा है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। -12 kx² माइनस म्यू mgx, 0 -12 mu²। सब जगह से माइनस उड़ा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू mgx बराबर mu²। 2 उड़ा दिए, माइनस उड़ा दिए, सबको बोले रे सब बाया साइड आओ, कोई उधर नहीं रहेगा, तो सब डर गया। और अब आपको जितना 10वां क्लास के नंबर पे घमंड था, अपना घमंड दिखा दीजिएगा।